नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी है और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 आयन विनिमय के बारे में। आयन विनिमय जो चैप्टर है इसमें से परीक्षा में 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इस चैप्टर के लिए जो अंक निर्धारण किया गया है वो 3 अंक का है। तो शुरू करते हैं आयन विनिमय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयन के बारे में। आयन किसे कहेंगे? वह तत्व जिस पर विद्युत आवेश होता है क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। कोई भी तत्व हो सकता है जिसके ऊपर क्या पाया जाए? विद्युत आवेश पाया जाए, उस तत्व को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है और भी बहुत सारे आयन हैं। तो ये सारे क्या है? इन सभी तत्वों के ऊपर क्या है? विद्युत चार्ज पाया जा रहा है। तो ये तत्व क्या कहला रहे हैं? आयन कहला रहे हैं। उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में विनिमय। विनिमय की बात करें, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज, यानी कि हिंदी अगर इसकी करें एक्सचेंज की तो क्या होता है? आदान प्रदान, लेन देन बोल सकते हैं। तो दोनों को यदि मिला दें, आयनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। अब बात करते हैं जो चैप्टर है, चैप्टर की परिभाषा के बारे में। ये तो था आयन विनिमय का अर्थ भी। आयन विनिमय चैप्टर है, इसके जो अर्थ है क्या निकलता है। बात करते हैं आयन विनिमय की परिभाषा के बारे में। तो आयन विनिमय है, परिभाषा क्या हो? विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेशों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। परिभाषा क्या पढ़ी हमने? विनिमयशील यानी कि वे प्रावस्थाएं जिन प्रावस्थाओं में क्या हो सकता हो? आदान प्रदान संभव हो। और सजातीय आवेश वाले आयन हैं, सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। यानी कि वे प्रावस्थाएं जिनका आदान प्रदान हो सकता हो। और प्रावस्थाएं कैसी होनी चाहिए? सजातीय, यानी कि समान जाति वाली, समान गुणों वाली प्रावस्थाएं होनी चाहिए। समान गुणों वाली जो प्रावस्थाएं हैं, समान आयनों वाले या समान जो आयन है, उन आयनों की जो प्रावस्थाएं होंगी जिनका क्या हो सके? आदान प्रदान हो सके अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार, वो क्या कहलाएगा? आयन विनिमय कहलाएगा। अधिशोषण किसे कहेंगे? अधिशोषण हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि भाई अधिशोषण किसे कहते हैं? कोई भी सतह है, उस सतह पर किसी दूसरे कणों का जुड़ना या चिपकना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। यानी कि जो शब्द पढ़े थे अधिशोषण के अंतर्गत, एक तो होता था अधिशोष्य होता था और दूसरा था अधिशोषक।
अधिशोष से तो हमने किसे कहा था कक्षा 11 में कि वे कण जो किसी सतह पर चिपकने के लिए जा रहे थे, यानी कि जुड़ने वाले कण बोल सकते हैं। और अधिशोषक जिस सतह पर जुड़ने के लिए जा रहे हैं सतह है, और ये दोनों प्रोसेस क्या कहला रही थी? अधिशोषण। कक्षा 11 में पढ़ा था हमने कि भाई अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो समान जाति वाले समान आवेश वाले आयनों का अधिशोषण ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय की अगर हम बात करें तो आयन विनिमय जो प्रक्रम है क्या है? एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम नाम से पता चल रहा है कि आदान प्रदान हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो प्रक्रम कैसा होगा आयन विनिमय का? उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा कि नहीं? इसमें क्या होता है कि भाई समान जाति वाले जो आयन है, समान आवेश वाले जो आयन है, उनका विलयन प्रावस्था और दूसरा बोल सकते हैं ठोस प्रावस्था, इन दोनों के बीच में क्या होता है? विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? एक दूसरे के संपर्क में हो। दूर दूर होंगे तो आदान प्रदान थोड़ी होगा। जब ये विनिमय कब होगा? जब ये एक दूसरे के क्या हो? संपर्क में हो। तो ये थी आयन विनिमय की परिभाषा। दूसरी क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में कि वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है। दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वह प्रक्रम जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, आयनिक विनिमय कहलाता है। आयनों का विनिमय कहलाता है। चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हैं या फिर ये परिभाषा लिख सकते हैं। वे विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। या फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसमें आयनों का क्या होता है? विस्थापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन विनिमय कहते हैं। यह हो गई आयन विनिमय की परिभाषा। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास में आयन विनिमय के प्रकार। तो बात करते हैं आयन विनिमय के प्रकारों की। आयन विनिमय के प्रकारों की अगर हम बात करें तो आयन विनिमय दो प्रकार का होता है। आयन सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो धनायन पाया जाता है और दूसरा ऋणायन होता है जिसके ऊपर चार्ज पाया जाए। दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो धनायन विनिमय जिसको कैटायन एक्सचेंज बोलेंगे, और दूसरा आता है ऋणायन विनिमय जिसको एनायन एक्सचेंज बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की धनायन विनिमय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कैटायन एक्सचेंज। मृदा संकीर्ण या सतह बोल सकते हैं किसी विलयन या मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन या अन्य सतहों से, पृष्ठों से किसी
विशेष धनायनों का अधिशोषण साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की क्रिया आयन विनिमय कहलाती है। मृदा संकीर्ण यानी कि जो मृदा सतह है, मृदा सतह बोल सकते हैं, जटिल बोल सकते हैं, मृदा सतह है, उसके द्वारा किसी विलयन में से या किसी अन्य सतहों से, अन्य पृष्ठों से किसी विशेष धनायनों का क्या है, अधिशोषण, तथा साथ ही जो मूल सतह है, मुख्य सतह है, उस सतह से जो अधिशोषित धनायन हुए थे उनके मुक्त होने की जो अभिक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, आयन विनिमय कहलाती है। तो ये परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं इसको शॉर्ट रूप में, कि भाई दो पृष्ठों के मध्य, सेकंड परिभाषा, दो पृष्ठों के मध्य धनायनों का आदान प्रदान ही यानी कि विनिमय ही धनायन विनिमय कहलाता है। कोई भी दो सतह हैं, उन दो सतहों के मध्य में धनायनों का जो आदान प्रदान है वो आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, धनायन विनिमय कहलाता है। चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं। तो ये थी धनायन विनिमय की परिभाषा। अब बात करते हैं धनायन विनिमय होता क्या है, भाई इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किन किन पृष्ठों के मध्य में होता है, पृष्ठ कौन कौन से, सतह कौन कौन सी है, उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं धनायन विनिमय की परिभाषा। परिभाषा तो हो चुकी है, उसके बाद में धनायन विनिमय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। धनायन विनिमय जो है प्रक्रम है, ये पूर्ण रूप से कहां पर होगा, पूर्ण रूप से पृष्ठ पर होने वाली घटना है। धनायन जो विनिमय होगा वो पूर्ण रूप से कहां पर होता है, पृष्ठ पर होता है, सतह पर होता है। सतह किसे कहते हैं, कोई भी दो प्रावस्थाएं हैं, उन दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली जो सीमा है वो क्या कहलाती है, पृष्ठ या सतह कहलाती है। तो पूर्ण रूप से कहां पर होने वाली घटना है, ये पृष्ठ पर होने वाली घटना है। उसके बाद में किन किन के मध्य में होती है, जो मृदा क्ले क्रिस्टल, क्ले किसको बोलते हैं, मृतिका को, और मृतिका की जो संरचना होती है, कैसे जो कण होते हैं कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। पिछले पाठ में पढ़ा था मृदा कोलोइड में, क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस के जो कण हैं मध्य होती है। धनायन विनिमय जो है पृष्ठ पर होने वाली घटना है, किन किन के मध्य में हो रही है, मृदा क्ले क्रिस्टल यानी मृतिका के जो कण हैं, मृतिका के कणों के मध्य में, और ह्यूमस के जो कण हैं उनके मध्य में होती है। पिछले पार्ट में पढ़ा था मृतिका के बारे में भी, सिलिकेट मृतिका के अंतर्गत तीन प्रकार पढ़े थे, मांटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइटिया हाइड्रस माइका। और जो कार्बनिक
जो कोलाइड था उसके अंतर्गत हमने किसको पढ़ा था, ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। तो जो धनायन विनिमय है दो सतहों के मध्य में हो रहा है। उसके बाद में हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा था कि भाई जो क्ले क्रिस्टल है, क्ले क्रिस्टल पर कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यानी कि जो मृतिका के जो कण हैं कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ह्यूमस के कण भी कैसे होते हैं, इन पर भी कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा तो ये आकर्षित किसको करेंगे, धनायनों को, यानी कि पॉजिटिव आयनों को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। इस कारण इन दोनों सतहों पर कौन सा विनिमय होता है, धनायन विनिमय होता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस के कणों के मध्य ही धनायन विनिमय क्यों होता है, होने के पीछे कारण क्या है। वे जो क्ले क्रिस्टल है, क्ले क्रिस्टल पर भी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और ह्यूमस के जो कण हैं उनके ऊपर भी कैसा चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। इस कारण ये धनायनों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण धनायन विनिमय इन दोनों सतहों पर अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद में बात करें जो धनायन विनिमय है, धनायन विनिमय किन किन के मध्य में हो रहा है, तो धनायनों का जो विस्थापन है मृदा में निम्न के मध्य में होता है। किन किन के मध्य में होता है, आइए जानते हैं। धनायनों का विनिमय मृदा में निम्न के मध्य होता है। किन किन के मध्य में होते हैं, पहले पॉइंट की बात कर लें। पौधों की जड़ों से मुक्त हुए धनायनों तथा मृदा क्ले क्रिस्टल, यानी कि जो मृतिका है, कण कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, क्ले क्रिस्टल कणों, व कौन बचा, ह्यूमस बचा, ह्यूमस के कणों के सतह पर उपस्थित धनायनों में पौधों की जड़ों के द्वारा धनायन मुक्त होते हैं। साथ ही मृदा की जो क्ले क्रिस्टल है उसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, धनायन पाए जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। धनायनों को सतह पर आकर्षित करके अधिशोषित करवाए हुए होते हैं, तो उनके ऊपर उपस्थित धनायनों के मध्य में, या फिर जो ह्यूमस है, ह्यूमस की सतह पर भी धनायन पाए जाएंगे, क्योंकि ह्यूमस ऋणात्मक होती है। तो इनकी सतह के ऊपर जो उपस्थित धनायन हैं उनके मध्य भी क्या हो सकता है, विनिमय हो सकता है। मृदा जो धनायनों का जो विनिमय किन किन के मध्य में हो सकता है, धनायनों का आदान प्रदान तो ह्यूमस के कणों के मध्य में भी हो सकता है। दूसरा, मृदा क्ले क्रिस्टलीय जो कण है, इसके जो कण है ह्यूमस के सतह पर जो धनायन है वो इसकी सतह पर चले जाएं, क्ले क्रिस्टल की सतह पर, या फिर क्ले क्रिस्टल के जो कण है वो कहाँ चले जाएं, पौधों की जड़ों से जो मुक्त हुए धनायन उनके पास, उनके द्वारा क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। तो पहला कारण समझ में आया कि पौधों की जड़ों से जो धनायन मुक्त हुए थे वो या तो मृदा क्ले क्रिस्टल की सतह पर जो धनायन है उनको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उनकी जगह इस आदान प्रदान कर सकते हैं, या फिर ह्यूमस के जो कण हैं उसकी सतह पर जो धनायन उपस्थित हैं उनके मध्य में भी क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा क्या होगा, मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा बाकी क्या बचा, मृदा क्ले क्रिस्टल बचा और ह्यूमस के कण बचे, तथा मृदा क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस के
कणों के पृष्ठ पर, यहाँ पे कणों की सतह बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं, एक ही बात है, पृष्ठ पर उपस्थित धनायनों में। दूसरा जो धनायन विनिमय है किन किन के मध्य हो सकता है, मृदा का जो विलयन है, मृदा के विलयन में भी धनायन पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो धनायन मृदा क्ले क्रिस्टल है, इसके जो कण हैं उन पर उपस्थित धनायन है, उनका प्रतिस्थापन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, तथा ह्यूमस के जो कण हैं, ह्यूमस की जो सतह है उस पर उपस्थित धनायनों के मध्य में भी क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि भाई मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा मृदा क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस के कणों के पृष्ठ पर जो धनायन उपस्थित है उनके मध्य में भी लेन देन यानी आदान प्रदान हो सकता है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट, दो क्ले क्रिस्टल उनके मध्य में भी क्या हो सकता है, धनायन विनिमय। भी दो सतह है मृतिका की, एक सतह इधर है, दूसरी सतह इस साइड में है, इसके धनायन इसके पास चले जाएं, इसके धनायन इसके पास, हो गया आदान प्रदान। दो क्ले क्रिस्टल व दो ह्यूमस कणों के मध्य दो ह्यूमस के कण हैं, उनकी सतह पर धनायन है, उनके मध्य में क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है धनायनों का। या फिर एक क्ले क्रिस्टल व एक ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धनायनों में। कोई भी दो क्ले क्रिस्टल हो सकते हैं मृतिका के, एक क्ले क्रिस्टल इसको मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, इनकी सतह पर धनायन उपस्थित है। इस क्ले क्रिस्टल का आयन इस सतह पर जा सकता है, इसका इस सतह पर आ सकता है। या फिर इसी प्रकार दो ह्यूमस के कण हो सकते हैं, या फिर एक तो क्ले क्रिस्टल की सतह है और दूसरी किसकी सतह है, ह्यूमस कणों का सतह है। इन दोनों के मध्य भी क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, किनका, धनायनों का। तो 3 पॉइंट पढ़े हमने। धनायनों का जो विनिमय है, विस्थापन है, मृदा में किन किन के मध्य में होता है, तीनों समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख सकते हैं। उसके बाद में जो धनायन विनिमय है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको धनायन विनिमय की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं कि भाई जो धनायन विनिमय है किस प्रकार से होता है। तो बात करते हैं धनायन विनिमय के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई भी हमारे पास में साधारण मृदा है, उस साधारण मृदा में यानी कि जो कोई भी उदासीन लवण डाल दे, लवण का विलयन डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डाल दें पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी साधारण मृदा है उसमें हम क्या डाल दें, लवण डाल देते हैं। लवण क्या डाला, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन डाल दें। अब ये पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन है, मृदा पाई जाएगी, साधारण मृदा है। साधारण मृदा की बात करें, कैल्शियम आयनों से क्या होती है, परिपूर्ण होती है। सामान्य जो मृदा है कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन है, पोटेशियम क्लोराइड में जो धनायन होगा कौन सा होगा, पोटेशियम आयन होगा। ये पोटेशियम आयन क्या करेगा, जितनी कैल्शियम आयनों पर आवेश है उतनी ही मात्रा में जाकर के इसको क्या कर देगा, मृदा में स्थानांतरित कर देगा, और कैल्शियम के स्थान पर
खुद जा करके क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। समझ में आया कि भाई जब कोई भी साधारण मृदा है, उस साधारण मृदा के विलयन में या साधारण मृदा में कोई भी उदासीन लवण डाल दें, उदासीन लवण के तौर पर हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, पोटेशियम क्लोराइड का लिया है। पोटेशियम क्लोराइड डाल दें तो क्या होता है, विलयन में से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा क्या कर ली जाती है, अधिशोषित कर ली जाती है, तथा साथ ही जो कैल्शियम आयन है वो मृदा में क्या कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसको एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। किस प्रकार, जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम मृदा है, मिट्टी है, मृदा है, मृदा में क्या अधिशोषित है, कैल्शियम आयन अधिशोषित है। अब इस साधारण मृदा में हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। दो अणु किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम जो आयन है इसकी जो संयोजकता होती है, कैल्शियम आयन की +2 संयोजकता होती है, और पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1 संयोजकता होती है। तो +1 वाला कैल्शियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, तो कितने आयन लेने पड़ेंगे अपने को, 2 लेने पड़ेंगे पोटेशियम के, 2 आयन ही कैल्शियम आयन को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो विनिमय हो रहा है, आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम संतृप्त मृदा थी, इसमें हमने क्या डाला, उदासीन लवण डाल दिया, पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। और ये क्या है, कैल्शियम युक्त मृदा। क्या होगा, पोटेशियम के जो आयन हैं कैल्शियम के स्थान पर आ जाएंगे और कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके मृदा में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, निक्षालित हो जाएगा। क्या बना इसमें, कैल्शियम सोइल बन गई, सॉरी पोटेशियम सोइल, पोटेशियम युक्त मृदा। और दूसरा कैल्शियम आयन है, क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, क्या बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन समझ में आई। उदासीन मृदा थी जिसमें कैल्शियम आयन पाए जा रहे थे, उसमें हमने साधारण मृदा थी, साधारण मृदा कैल्शियम युक्त होती है, उसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड डाला, उदासीन सॉल्यूशन। तो पोटेशियम क्लोराइड की कुछ मात्रा मृदा द्वारा क्या कर ली गई, अधिशोषित कर ली गई, और जो कैल्शियम आयन थे उनका क्या कर दिया गया, विनिमय कर दिया गया, प्रतिस्थापन कर दिया गया। चित्र के द्वारा समझे किस तरीके से समझ सकते हैं। कैल्शियम क्ले है, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास में ये कैल्शियम क्ले है, हमारे पास में कैल्शियम मृतिका है, इसकी सतह पर क्या अधिशोषित है, कैल्शियम आयन अधिशोषित हैं। कैल्शियम आयन क्या हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब हमने इसमें क्या डाला, पहले आयनों की अवस्था में नहीं होंगे, उदासीन अवस्था में है, मृदा की सतह पर जुड़े हुए हैं। क्या डाला हमने, पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, यहाँ पे KCl डाल रहे हैं। आयन दुगने क्यों ले रहे हैं, कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है। एक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनकी मात्रा को दर्शा रहे कि कितने आयन लेने हैं, वो जितना भी हम यहाँ पे कैल्शियम होंगे उसकी दुगनी मात्रा लेनी होगी। यहाँ पे धन आयन देखे जाएंगे, यदि यहाँ पे संयोजकता है उसके अनुसार इनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। आगे जा करके क्या होगा इस प्रक्रम में, जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम आयन है, टोटल कैल्शियम आयन कितने होंगे, यहाँ पे 4 अधिशोषित मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है। तो इनको रिप्लेस करने के लिए पोटेशियम कितने आएंगे, दुगने आएंगे। एक कैल्शियम को हटाने के लिए 2 पोटेशियम आयनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा,
ये पहले क्या थी हमारे पास, कैल्शियम क्ले थी, अब ये किस में बदल जाएगी, कैल्शियम के क्ले पोटेशियम क्ले में बदल जाएगी। पोटेशियम आयन जैसे 4 को रिप्लेस कर रहे हैं तो कितने लगाने पड़ेंगे, 8 लगाने पड़ेंगे पोटेशियम। इस तरीके से जो पोटेशियम आयन है मृदा की सतह पर आकर के क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। बाकी क्या बचा हमारे पास में, कैल्शियम क्लोराइड प्लस XCaCl। X किसको दर्शा रहा है, ये मात्रा को दर्शा रहा है, जो आयन है उनकी मात्रा। तो ये एग्जाम्पल हमने किसके थ्रू लिया है, धनायन विनिमय में साधारण मृदा के लिए। यदि इसी प्रकार कोई अम्लीय मृदा है और अम्लीय मृदा में भी हम क्या कर दें, अम्लीय मृदा की अगर हम बात करें, अम्लीय मृदा में भी क्या डाल दें, उदासीन लवण डाल दें, पोटेशियम क्लोराइड डाल दें, तो भी क्या होगी, सेम यही रिएक्शन होगी। तो अम्लीय मृदा की बात कर लेते हैं। अम्लीय मृदा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। साधारण मृदा का एग्जाम्पल समझ लिया। इसी प्रकार यदि हमारे पास में कैसी हो, अम्लीय मृदा हो, अम्लीय मृदा कैसी होगी, हाइड्रोजन आयन युक्त होगी, अम्लीय मृदा है। अब इसके लिए हमें क्या डालने पड़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का अब हम केवल एक ही उदासीन जो अणु है वो डाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता +1, पोटेशियम की भी +1, तो पोटेशियम इसको क्या कर देगा, आसानी से रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा इसमें, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन युक्त मृदा है, H आयन युक्त मृदा है। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास में, पोटेशियम सोइल और दूसरा HCl। ये था हमारे पास में धनायन विनिमय का दूसरा एग्जाम्पल। चित्र द्वारा समझेंगे, जहां पर पहले हमने कैल्शियम लगाया था वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और जहां पोटेशियम था, जो पोटेशियम आयन है रिप्लेस होकर के हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। धनायन विनिमय की बात करें, इस प्रकार की जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, आयन विनिमय। धनायन विनिमय है। धनायन विनिमय के दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा इसको भस्म विनिमय भी कहते हैं। धनायन विनिमय को दूसरा क्या बोलते हैं, भस्म विनिमय। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, धनायनों का स्थानांतरण होता है, इस कारण इसे धनायन विनिमय कहते हैं। तो ये था धनायन विनिमय। उम्मीद है आपको जो आयन विनिमय है उसकी परिभाषा समझ में आई होगी। उसके साथ ही जो धनायन विनिमय है, धनायन विनिमय के बारे में भी जानकारी जो आपको प्रदान की गई वो समझ में आई होंगी। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो धनायन विनिमय की जो क्रिया विधि होती है, किस प्रकार से धनायनों का विनिमय होता है, उसके बारे में पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।